हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल गणित गुरु पर। जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th मैथमेटिक्स को, जिसमें हमने चैप्टर 1 हमारा जो वास्तविक संख्या चैप्टर है उसे स्टार्ट किया है। प्रीवियस वीडियो को आपने देखा होगा, जिसमें हमने क्या किया था, इस हमारे चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन और 1.1 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। जैसे कि हम आपको यहाँ दिखाते हैं क्या हुआ था कि हमने इसका परिचय किया था, संख्या पद्धति, इसका फटाफट रिवीजन करते हैं। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इनका डिवीजन किया था, परिमेय संख्या, भिन्न, पूर्णांक, धनात्मक, शून्य, प्राकृत, इन सभी संख्याओं के बारे में परिचय लिया था। उसके बाद जो है हमने हमारे जो चैप्टर है इसका मेन टॉपिक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसको हमने पढ़ा था और बहुत अच्छे से समझा था। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी समझा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और उसके बाद जो हमने हमारी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे जो पांचों क्वेश्चन थे, दो इस पेज पे, दो नेक्स्ट पेज पे और एक ये, इनको हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। और उसके बाद हम किस पे चले गए थे, हमारे सेकंड क्वेश्चन पे गए थे। सेकंड क्वेश्चन के भी हमने क्या किया था, तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हमें स्टार्ट करना है आज से हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर हमसे थर्ड क्या कह रहा है कि किसी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी तक जो हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे वो कितनी संख्याओं के किए थे, दो संख्याओं के। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता था उसमें हमें सिर्फ दो संख्याएं दी हुई रहती थी, लेकिन इसमें क्या हुआ है, हमें तीसरी संख्या भी ऐड हो गई है। क्या हम तीन संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे हमने दो संख्याओं के निकाले, वैसे ही हमें सिंपल सा तीन संख्याओं का निकालना है। जैसे कि एचसीएफ क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। रिवीजन करते हैं साथ में। एचसीएफ के और एलसीएम के बारे में हमने बहुत डीप बताया था आपको। एचसीएफ क्या होता था, हमारा हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। वहीं अगर हम एलसीएम की बात करें, जो हमारा एलसीएम है उसका हमने फुल फॉर्म क्या लिखा था, लोएस्ट और कॉमन एंड मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमने इनके पूरे नाम दिए थे आपको। एचसीएफ को समझाया था जो सबसे बड़ा हो, दोनों, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में हो। सबसे बड़ा गुणनखंड जो दो संख्याओं का हो या दो से अधिक संख्याओं का भी हो, तो वो उनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। और एलसीएम के लिए हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा लेकिन वो क्या हो, गुणज हो। लेकिन हमने आपको यहाँ समझाया भी था कि एचसीएफ इसमें हाईएस्ट लिखा है लेकिन इसकी संख्या क्या रहेगी, छोटी। और एलसीएम इसमें बड़ा लोएस्ट लिखा है लेकिन इसकी संख्या क्या रहेगी, एचसीएफ से बड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ बात की जा रही है मल्टीपल की, यानी कि गुणज की, और यहां बात की जा रही है किसकी, गुणनखंड की। तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का खंड या टुकड़ा रहेगा वह संख्या से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। यहां हमने एचसीएफ और एलसीएम की बात की। अब जरा आप तीन संख्याओं का अपन सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। संख्या तो आपको दिख ही रही होंगी कौन कौन सी है। संख्या है हमारे पास 12, 15 और 21। तो यहाँ हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 का करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। फिर देंगे तो 3 बार में, और 3 से देंगे तो 1 बार में। ये क्या है, 12 के गुणनखंड। अब निकालते हैं हम किसके, अब निकाले हम 15 के। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 से भाग जाएगा, 3 5 15, और फिर 5 से जाएगा तो 5 कम 5। अब निकाले हम किसके, 21 के। 21 के निकालते हैं, कितने से भाग जाएगा, 3 से, कितनी बार में, 7 बार में। फिर 7 से जाएगा 1 बार में। ये क्या निकल गए भाई, तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकल गए। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। सबसे पहले लिखेंगे हम 12। 12 का आया 2 गुणित 2 गुणित 3। वहीं 15 का आया हमारा क्या, 3 गुणित 5। वहीं अगर हम देखें किसका, 21 का 21 का देखें तो कितना आया, 3 गुणित 7।
अब बताओ, अब हमें इन तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो फटाफट देखो, सबसे पहले एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें? तीनों में हमें कॉमन दिख रहा है तीन। क्या दिख रहा है? तीन दिख रहा है। यहां देखो, ये जो संख्या है ये हमारी तीनों संख्याओं में क्या है? कॉमन है और सबसे बड़ी है। तो यहां लिखेंगे हम क्या? एचसीएफ किस किस का? 12, 15 और 21 का तीन है। क्या है? एचसीएफ 12, 15, 21 का तीन है और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि भाई हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तो एचसीएफ निकल गया, तो ये भी हमारा एक आंसर हुआ। अब निकालना है हमें क्या? एलसीएम। मैं इनको फिट इसलिए करता जाता हूँ ताकि जो आपको हम टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाए, कुछ भी हम चीजें मिटाते नहीं हैं। अब हमें निकालना है क्या इस चीज का? सॉरी, इन संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे क्या? दी हुई संख्याओं का एलसीएम, यहां लिखेंगे एलसीएम किस किस का? 12, 15 और 21 का। अरे ठीक है भाई, बना रहा हूं। क्या क्या आ जाएगा? देखो, हमने जब कल आपको पढ़ाया था तो बोला था कि जब हम एलसीएम लिखते हैं तो जो एचसीएफ वाला नंबर है या फिर जो सभी में कॉमन है और सबसे बड़ा गुणनखंड है उसको हम कितनी बार लिखते हैं? एक बार लिखते हैं। और बाकी जो संख्या है बची हुई है, जैसे जो बाकी जो गुणनखंड बचे हैं उनको लिखते जाते हैं। जैसे 2 गुणे 2 बचा, उसके बाद क्या आया? 3। 3 क्या है? कॉमन है, तो 3 आ गया। और उसके बाद क्या आएगा? 5 और उसके बाद आ जाएगा 7। ये आ जाएंगे। इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। जैसे कि गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 420। कितना आ जाएगा? 420। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 12, 15 और 21 का 420। इसको तो बड़ा जमा सकते हैं, पर ऐसा रख दें, इसको वापस से बड़ा करेंगे तो तो ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। हमने जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? तीन संख्याओं का भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नोट्स में प्रिपेयर करना है। कल की वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, जब भी आप इस लेक्चर में आओ, इस वीडियो को देखना स्टार्ट करो, गणित गुरु चैनल पे आओ, तो अपने नोट्स, रफ रजिस्टर, बुक, पानी की बोतल, पेन वेन भाई सब तैयार रख के लाना है ताकि आपके नोट्स साथ में प्रिपेयर होते रहें। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं 17, 23, 29, ध्यान से देखो, ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या थी? ये संख्या जिनके दो से केवल दो गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड ना हो, वो सारी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। हम देख रहे हैं 17 है, 23 है, इनमें हम किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं दे सकते, तो इनका हम डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चनों को जमाना तो पड़ेगा, एग्जाम में नंबर भी तो लेके आने हैं। डायरेक्ट आंसर लिखने से तो एक नंबर वो दे देंगे जो आपकी कॉपी चेक करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या? दी, जैसा हम जमाते आ रहे हैं उसी तरीके से करना है। दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 17 का लिखेंगे तो भाई 17 इंटू 1, 23 का लिखेंगे तो 23 इंटू 1 और 29 का लिखेंगे तो 29 इंटू 1। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? किस किस का निकालना है हमें एचसीएफ? 17, 17,
23 और 29 का, तो क्या जाएगा हमारा, यहाँ देखो कॉमन सब में क्या दिख रहा है, मात्र हमें कॉमन दिख रहा है एक, HCF आ जाएगा इसका एक। क्या आ गया HCF, एक आ गया। इसको ओपन करते हैं साइड और अब निकालते हैं इसका LCM। अब निकालेंगे क्या, LCM किस किस का, 17, 23 और 29। तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम निकलेगा डायरेक्ट गुणा करके। कैसे निकलेगा, डायरेक्ट गुणा करके। तो 17 का करें, 17 तिया 51, हासिल में आ गए अपने 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 मल्टीप्लाई बाय 29। इसका करें गुणा, 9 एकम 9, 9 नम 81, 8 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो गया 35। दो का करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नम 18, हासिल में आया 1, तो 2 तिया 6 और 1 7, तो आएगा 9 2 और 1 3 8 5 13 7 3 10 और 1 11। ये क्या आ गया इसका LCM, किस किस का आया, 17 का आया, 23 का आया और 29 का आया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारी जो दी हुई संख्याएं हैं उनका हमने एलसीएम भी निकाल लिया और यहां रखते हैं बीच में सेंटर में, एलसीएम भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया हमने, एचसीएफ भी। एचसीएफ भी निकाल लिया है। ये लो, आपको नोट करने में बिल्कुल आसानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रहा हमारा क्या एलसीएम, ये रहा हमारा एचसीएफ। ये सारे क्या है हमारे आंसर। हमें तो सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ हमारे आ गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 8 9 और 25 इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो सबसे पहले हम इनका भाज्य गुणनखंड निकालें, क्यों, क्योंकि ये भाज्य संख्या है। 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 1 बार। वहीं देखें हम 9 पे 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। वहीं आ जाओ किस पे, 25 पे 5 से काटेंगे 1 बार 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। तब हमारे क्या हो जाएंगे, दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, क्या लिखेंगे हम, दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। तो 8 के क्या हो जाएंगे भाई, 2 इंटू 2 और 1 भी रहेगा, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1। 9 के क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 1 और 25 के क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 1। अब आप बोलोगे सर आप कई क्वेश्चनों में जो है मल्टीपल में या जो गुणनखंड हम बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, उनमें आप एक लिख देते हो, कई बार नहीं लिखते। तो हम भैया एक तब लिखते हैं जब हमें कोई अन्य कॉमन फैक्टर नहीं दिखता है। हाँ, हम एक हर गुणनखंड, जब भी हम हर संख्या का गुणनखंड बनाते हैं उसके साथ हम एक लिख सकते हैं। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, समझाया था, तब मैंने बोला था कि आप एक लिख सकते हो, लेकिन जब हमें कोई अन्य गुणनखंड मिल जाता है तो एक का जब हम उसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, इसलिए हम कई जगह छोड़ देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर हुआ। अब अगर हम इनका HCF निकालें, किस किस का, 8 का, 9 का और 25 का, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मात्र एक। क्या मिलेगा, मात्र क्या मिलेगा, हमें एक मिलेगा। ये हमारा क्या आ गया इसका HCF। वहीं अगर हम इसका LCM और निकाल लें, किस किस का, 8 का, 9 का और 25 का, तो हमें इनमें सभी जो हमें दिए हुए गुणनखंड है उनका आपस में गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24
पचम 25, 25 दिया 75, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 7 का करेंगे 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16। हमारा एलसीएम क्या जाएगा, 1800। क्या जाएगा, 1800। किस किस का है ये हमारा एलसीएम, छोटा छोटा लिखें, 8 का, 9 का और 25 का। क्लियर हुआ। 8, 9 और 25 का एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 1800। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। नोट करते रहना भाई। अब हमारा आया है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। HCF दिया है, एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमें, HCF दिया है और एलसीएम दिया है। तो यहां लिखेंगे हम सबसे पहले क्या, जो हमें दिया है वही हम लिख देते हैं। क्या दिया है, हमें दिया है संख्याएं, यहां हम लिखेंगे क्या, माना। ए बराबर अपन मान लेंगे क्या, 306, बी बराबर हम मान लेंगे क्या, 657, और क्या दिया है, और दिया है हमें HCF 306 और 657, कितना दिया है, 9 दिया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है, LCM किस किस का, 306 का और 657 का। यहां जाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क। ये इतनी चीजें हमें दी हुई हैं और हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहां हम लिखेंगे क्या, यहां हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB बराबर होता है A और B के गुणनफल के। याद है इंट्रोडक्शन वीडियो में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बाद मैंने आपको बताया था कि HCF और एलसीएम का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और कई क्वेश्चन भी सॉल्व किए, शायद हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था, जिसमें हमें जांच करनी थी। क्लियर हुआ। तो इसी के बेस पे हमें क्या करना है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले एलसीएम तो ज्ञात करना ही है। यहाँ हम लिखेंगे क्या, LCM। ए क्या है हमारा 306, बी क्या है हमारा 657 और HCF क्या है हमारा 9। क्वेश्चन में दिया है ना, देखो दिया हुआ है। और किस किस के मल्टीपल होगा, 306 और 657 के। अब जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा 9 है उसका हम कर देंगे पक्षांतर। क्या कर देंगे भैया, पक्षांतर। जब गुणा में है तो संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। कहाँ चली जाएगी, भाग में। इससे हम काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 7 63 और बच्चे कितने, 2, तो 9 9 तिया 27। यानी कि हम 306 और 73 का जब गुणा करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो कर देते हैं भैया, 3 का करेंगे तो 3 18, 3 तिया 9, 7 का करेंगे तो 7 42 और 7 3 21। इनको आपस में हम जब ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा, 8 और 1 और 2 3 और 4 13, 1 और 1 2 और 2, क्या जाएगा हमारा 22 338। तब हमारा क्या हो जाएगा कि LCM किस किस का, 306 और 657, कितना आएगा 22 3 3 8। ये हमारा क्या हो गया भैया, फाइनल आंसर। इसको अपन अपने डिब्बे में बंद करते हैं।
इसके जो मार्क हैं इन्हें हम हटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं ये हमारा क्या है, आंसर है, उत्तर है, सॉल्यूशन है। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। एचसीएफ दिया था, एलसीएम निकालना था, संख्याएं हमें यहाँ से दिख गई हैं, 306 और 657 का निकालना है और वो हमारा आंसर आ भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कह रहा है कि भाई जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 जो n है, 6 की पावर n है, n है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि उसका जो इकाई का अंक है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। बताओ भाई क्या संख्या जो 6 है या 6 की पावर n है, 6 की हम कोई भी पावर ले लें, 0 1 2 3, और जहां इनने बोल भी दिया है n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो 0 की तो बात ही नहीं होती, 0 की कोई बात नहीं होती, हमेशा हमें 1 से देखना है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या यही होती है। सभी धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, शून्य को छोड़कर, क्योंकि शून्य ऐड कर देंगे तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएंगी, और नेगेटिव नंबर्स भी यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी ऐड कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। यहां हमसे बात की है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, इसकी हमें जांच करना है। तो यहां हम सॉल्व करेंगे इसको, भाई जांच ही करना है, फैक्ट देने इनको हमें क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हम यहां लिखेंगे दी हुई संख्या क्या है, 6 की पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 6 के गुणनखंड यहां लिखेंगे हम, क्या गुणनखंड करने पर, हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n। अब 2 इंटू 3 की पावर n इसके गुणनखंड आए हैं, और आप बताओ कि कोई भी संख्या, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं कि 10 100 या 20 50, और भी जो बीच में बच रहे हैं 30 35, 35 नहीं 40, इन संख्याओं का इकाई अंक क्या है, 0 है। जब हम इनके गुणनखंड करके देखते हैं, जैसे इसका करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 इंटू 2, इसका करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 5, अगर करें तो कितना आ जाएगा इसका हमारा, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 इंटू 6, इसका करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 इंटू 2 इंटू 5, इसका करेंगे तो 5 इंटू 8। आप इनको सभी को देखो, इन सब में क्या आ रहा है, इन सभी में एक कॉमन अंक 5 आ रहा है, इन सभी में क्या आ रहा है, एक कॉमन अंक 5 आ रहा है, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक शून्य आने की पहली शर्त है कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 अति आवश्यक है। क्योंकि यहां जो मैंने 6 लिखा है तो 6 भी क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 3, 8 लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक शून्य है उसके गुणनखंड में 5 और 2 आना अनिवार्य है। यदि 5 और 2 अंक नहीं आ रहे हैं तो यानी कि उसका इकाई का अंक शून्य नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे इसीलिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसीलिए हम लिखेंगे कि हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है किसी भी संख्या में इकाई अंक शून्य होने के लिए
उसके गुणनखंड में 2 व 5 होना अनिवार्य है, लेकिन दी हुई संख्या के गुणनखंड करने पर यह स्पष्ट होता है कि गुणनखंड 2 तो उपलब्ध है, किंतु 5 नहीं। 5 जो है वो उपलब्ध नहीं है। इसको करते हैं अपन छोटा, ताकि अपन थोड़ा और लिख सकें। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर हुआ? कर दी हमने जांच, बन गए हम सीआईडी बन गए, हमने जांच की। क्या भाई 6 की पावर है किसी भी संख्या के लिए शून्य पे समाप्त होगी? तो हम कह दे रहे भाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने जांच कर ली है, हमें हमारी जांच पे पूरा भरोसा है। और ये हमने उस जांच को आपके सामने पेश कर दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमारा जो है कौन सा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया हमारा, प्रूफ आ गया है। 5th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। समझ में आया ही आपको? क्यों नहीं होगी भाई 6 की पावर n 0 पे समाप्त? क्योंकि उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है, जो कि हमने आपको यहाँ बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 यानी 7 का फैक्टोरियल प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं? अभाज्य संख्याएं क्यों हैं? चलिए देखते हैं अभाज्य है भी या नहीं है, या कोई क्वेश्चन में एरर हुआ है। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम पहले लेते हैं, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम दिया है। अरे भाई कहाँ गया हमारा डस्टर? ये रहा। लिखेंगे 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 13, सॉरी प्लस 13 प्लस 13। इसकी हमें जांच करनी है। इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। ये जो प्लस निशान लगा है यानी कि यहाँ से क्या हो गई, संख्या 2 भागों में विभाजित हो गई, मतलब कि 2, इसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। जब तक गुणा में है तो एक ही पद है, लेकिन जैसे प्लस लगा तो कितने पद हो जाते हैं? प्लस माइनस लगते हैं तो 2 पद हो जाते हैं। तो इनमें देखते हैं कि दोनों पदों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। क्या कॉमन है?
13 कॉमन है तो हम इसमें से 13 ले लेते हैं कॉमन। अंदर बचता है क्या, 7 गुणित 11 प्लस, जब यहां से हमने पूरा 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 गुणित 11 कितने हो जाएंगे, 11 साते 77 और प्लस 1 का 78, 13 और आ जाएगा 78, या हम लिख सकते हैं क्या, 13 इंटू 78। भाई इसके तो देखो दो गुणनखंड यही हो गए और इसमें एक रहेगा ही रहेगा, यानी कि इसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो गए, यानी कि क्वेश्चन यहाँ हमारा एरर कर रहा है। यहाँ हमें इसमें पूछना होगा क्या, भाज्य संख्याएं क्यों, क्या पूछा होगा इससे, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाई इसके दो गुणनखंड है इसलिए भाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे दी हुई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हैं अतः यह भाज्य संख्या है। क्लियर। ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको हम रखते हैं यहाँ और चलते हैं अब हम इसका क्या करने, सेकंड पार्ट कंप्लीट करने। यहाँ में क्या दिया है, हमें जो संख्या दी है वो दी है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस में 5। यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो भाई 5 जो है दोनों में कॉमन है, पद भी दो है, तो आ जाएगा हमारे यहाँ क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 1। इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दो तिया 6, 6 चौके 24 और 7 छिंग 42, 42 इंटू 24 और प्लस में 1। आपस में इनका हम आपस में गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 42 इंटू 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, आ जाएगा 8, 8 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, आ जाएगा हमारा क्या, 1008 और प्लस में 1, यानी क्या जाएगा 5 इंटू 1009। क्या हो जाएगा हमारा, 5 इंटू 1009, यानी कि यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा कि दी हुई संख्या के दो या दो से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ। हम भाज्य संख्याओं की परिभाषा से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनके हमें दो से अधिक गुणनखंड देखे यानी कि हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इनकी हमने क्या कर ली, व्याख्या कर दी, स्पष्ट कर दिया। आज की प्रश्नावली का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, और आपका चैप्टर फर्स्ट की मतलब पूरी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होने के लिए लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन हमसे, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। हाईलाइटेड पॉइंट अकेला देख लेते हैं अपन, हाईलाइट कर देंगे। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि रवि और सोनिया मिलेंगे। क्या होगा, रवि और सोनिया कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, यानी कि दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। दोनों का क्या होना चाहिए यहाँ पर, कॉमन। जब तो एक साथ बात बनेगी, रवि और सोनिया क्या आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। यानी कि हमें यहाँ क्या निकालना है, बताओ, HCF निकालना है या LCM निकालना है। कितने समय बाद वो जो है दोनों एक साथ मिलेंगे।
दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। लेकिन क्या कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए या लोएस्ट कॉमन होना चाहिए। सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है, दिया है सोनिया को लगने वाला समय कितना लग रहा है, 18 मिनट। और यहां लिखेंगे हम क्या, किसको, रवि। रवि को लगने वाला समय, रवि को लगने वाला समय हमारा कितना हो जाएगा, रवि को लगने वाला हमारा समय है 12 मिनट। अब यहां लिखेंगे कि वह समय जब रवि और सोनिया एक ही स्थान पर मिलेंगे, बराबर हो जाएगा हमारा क्या, LCM ऑफ 18 और 12। अब LCM ऑफ 18 और 12 यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इनके गुणनखंड तोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ हम आपको 18 के गुणनखंड लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 18 के 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, दूनी 18, 12 के लिखें 2 दूनी 4 तिया 12। तो इसमें सबसे सबसे पहले जो कॉमन कॉमन होता है उसे हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। यानी कि 2 और 2 एक बार आया, और 3 और 3 एक बार आएंगे। यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 3। लेकिन ये हमारे 2 इंटू 3 ये वाले बच गए हैं, तो 2 इंटू 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 छिंग 36। यानी कि रवि और सोनिया जो हैं वो कितने समय बाद मिलेंगे, वापस से 36 मिनट बाद। कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। और इस 36 मिनट के साथ आपका जो है लेक्चर एंड होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज एंड होती है, एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। तो आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम 1.2 कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, जितेंद्र सर के साथ जुड़े रहिए, गणित गुरु के साथ जुड़े रहिए, अपनी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू।